ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तीसरे सेशन की हम शुरुआत करने वाले हैं और अब बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में किसान और किसानों की क्या कुछ समस्या है और सरकार ने क्या कुछ पहल की है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हरियाणा के कृषि और पंचायत मंत्री ओपी धनखड़ जी मौजूद हैं। जोरदार तालियों से एक बार फिर से इनका स्वागत कीजिए प्लीज़, क्योंकि मंत्री बनने से पहले ही किसानों के मुद्दों के लिए लड़ते आए हैं और खुद भी खेती और किसानी में इनकी खास दिलचस्पी है। तमाम सवाल हैं तीसरे सेशन में और इन्हीं सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा। ओवर टू यू सर। धन्यवाद मोनिका। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आप सबका स्वागत है। धनखड़ जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और ये जो मंच है, इस मंच के ज़रिए हमारा जो कोशिश है, जो हम मुद्दे किसानों के ग्राउंड जीरो से उठाते रहे हैं पिछले कुछ सालों में, इस मंच के ज़रिए किसानों के सामने एक संदेश जा सके, एक मैसेज जा सके, क्लियर मैसेज जा सके कि हरियाणा सरकार जो है वो पिछले अगर 4 साल की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, क्या आपने किसानों के लिए किया और आगे क्या करने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने वक्त निकाला और मैं चाहूँगा कि आप इसे शुरुआत करें। आप अपनी बात जनता के सामने, लोगों के सामने, हमारे व्यूअर्स के सामने और किसानों के सामने रखें। सबसे पहले तो मैं सभी जो इसके दर्शक हैं और जो यहाँ उपस्थित हैं उनका अभिवादन करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ जी टीवी का। जी दिनेश जी आपका भी कि आपने पहला एग्री कॉन्क्लेव रखा। देश की आधी से अधिक आबादी जिस क्षेत्र में काम करती है जी, उस क्षेत्र के प्रश्नों को उठाने के लिए, उस क्षेत्र के प्रश्नों को समझने के लिए जी, और एक माध्यम आपने दिया है, इसके लिए वास्तव में आपका चैनल जी टीवी, आप सब बधाई के, अभिनंदन के पात्र हैं। हरियाणा सरकार ने जो समय हमको मिला है, इस समय में किसानों को लेकर बहुत सारे ऐसी पहलें की हैं जो संपूर्ण भारत में हुई पहलों से बेहतर हैं। एक तो मैं सबसे पहले ये बात स्पष्ट करूं कि हमसे पहले किसी भी सरकार ने किसानों के हित में जो भी कोई कार्यक्रम चलाया हुआ था, हमने उसमें कोई ऐसी बदल नहीं की कि उसके कारण से उस पर कोई प्रभाव पड़े। सभी पहले से चलती हुई बेहतर चीज़ों को मेंटेन किया। उसके बाद फिर हमने आगे शुरुआत की और उसमें सबसे पहली शुरुआत मैं कह सकता हूँ जोखिम प्रबंधन। हमने हरियाणा के किसान को जोखिम फ्री बनाने का काम किया जी, और उसके लिए हमने कई सारे स्टेप लिए। पहला स्टेप हमने लिया कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट का मुआवजा है वो पिछली सरकारों में भी मिलता था जी, लेकिन उसकी न्यूनतम राशि की कोई सीमा नहीं थी जी, कई बार वो 1.5 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये होता था। हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया कि 500 रुपये से कम मुआवजा किसी को भी नहीं मिलेगा जी। दूसरा, उसकी कुल राशि प्रति एकड़ वो 6,000 रुपये थी। बीच में MS स्वामीनाथन कमीशन ने सिफारिश की जी, कि उसको 10,000 रुपये कर दिया जाए जी। पिछली सरकार जो यहाँ थी उसने भी कहा कि हम 10,000 करना चाहते हैं, इच्छा व्यक्त की, किसी को दिया नहीं, क्योंकि जो कमेटी बनी थी स्वामीनाथन साहब के कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने की, उसमें संयोग से हमारे प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री, उसके मुखिया थे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी, उसमें बादल साहब भी थे पंजाब के मुख्यमंत्री, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और उस समय बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य जी की सरकार थी, तो वो भी थे। और उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि ये लागू करना चाहिए 10,000 रुपये प्रति एकड़, लेकिन दुर्भाग्य से वो अपनी ही रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। हमारी सरकार बनने के बाद पहले ही साल में हमने उसको इम्प्लीमेंट किया और नोट इवन 10,000 रुपये किया, 12,000 रुपये प्रति एकड़ हमने कंपनसेशन देना शुरू किया जी। 12,000 रुपये कंपनसेशन देना शुरू किया। केवल इतना एक रिकॉर्ड नहीं है, उसी पहले साल में पहली फसल पर 2015 की जो गेहूं की फसल आई, ओलावृष्टि से जिसका नुकसान हुआ था,
उस पर हमने 1095 करोड़ दिया। ये मनाली के किसान मेरे पास बैठे हुए हैं, सामने बैठे हैं, मैं इनको पहचानता हूँ। इनके यहाँ टमाटर का बीज फेल हो गया था, सीड फेलियर हुआ और किसानों की पूरी फसल चौपट हो गई। अगर इनपुट अच्छा नहीं है, सीड फेलियर होता है, तो एक जोखिम वहाँ पर है। दूसरा जोखिम है फसल होने के समय, जिसको हमने कवर किया है। तीसरा जोखिम है मार्केट में। मार्केट की जोखिम जहाँ एमएसपी से और एमएसपी से खरीद। हमारी सरकार बनने के बाद मैं एक डाटा का उल्लेख करना चाहूँगा, आपको खुशी होगी जानकर। हरियाणा 1966 में बना और अभी 18 चल रहा है। हमने गेहूं खरीद के इस बार सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हरियाणा के 51 साल में इतना गेहूं नहीं खरीदा गया। 87,20,000 मीट्रिक टन गेहूं इस साल हमने खरीदा है। इससे पुराना रिकॉर्ड 12 का है, 87-16 का। इतनी अच्छी बम्पर क्रॉप आई। औसत रूप से 2 क्विंटल उत्पादन हर एकड़ में ज़्यादा हुआ। 20 से हम 22 पर पहुँचे। हमने जहाँ खरीद को बहुत अच्छा किया और जो भी अनाज आए उन सब अनाजों की, चाहे बाजरा आया, चाहे सरसों आई, चाहे मूंग आया, सूरजमुखी आई, हर अनाज की खरीद की, तो बाजार में उसको सुरक्षित करने की प्रयास किया। इसी तरह से हमारी जो सब्जी की फसलें हैं, आलू है, टमाटर है, प्याज है, गोभी है, भावांतर भरपाई योजना इसके लिए हम लेकर आए हैं। पहला फेज चल रहा है और इनको भी हमने बाजार में सुरक्षित किया। अगर आपको इनका भाव उचित नहीं मिलता तो हमने कहा आलू और टमाटर 4 रुपये किलो, गोभी और प्याज 5 रुपये किलो, जो भी आपको भाव मिलता है आप बेच दीजिए, जे फार्म कटाइए, आपका गैप जो है वो हरियाणा सरकार भरेगी। तो मैं सबसे पहला जो मेरा ये कहूँगा कि अचीवमेंट मैं मानता हूँ, जिस बात की मुझे प्रसन्नता है कि हरियाणा के किसानों को जोखिम फ्री करने की तरफ हम बहुत उससे अच्छी योजनाओं के साथ आगे बढ़े हैं। और अभी हमारे मन में है कि जो भी ऐसे सेक्टर बचे हैं जिनमें उनको जोखिम फ्री और करना है, सीड का एक अच्छा बिल चाहिए कि जिससे नकली सीड बेचने वालों को अच्छे से सजा हो सके, जुर्माना हो, इतना ही नहीं है हर्जाना भी हो सके। और जिन चीज़ों को अभी हम वेदर, अभी जो हमारी सब्जियों की फसलें हैं उनको अभी वेदर में हम उनको सिक्योरिटी नहीं दे पाए हैं, उस सुरक्षा को अभी मुझे बढ़ाना है। बागवानी की फसलों के लिए बढ़ाना है, तो वहाँ भी हम जोखिम फ्री करते जाएं, ये एक प्राथमिकता का विषय है। दूसरा प्राथमिकता का विषय हमने रखा किसानों की आमदनी को बढ़ाना। किसानों की आमदनी बढ़ाने के बारे में कई सारे उपाय सरकार ने किए हैं। उसमें से जो एमएसपी का बढ़ना है वो एक प्रकार है, महत्वपूर्ण प्रकार है। जब से दिल्ली में सरकार बनी है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, औसत रूप से प्रति एकड़ 11,000 रुपये ये एमएसपी बढ़ गया है, दोनों फसलों को जोड़ करके। और जैसे हम यहाँ गन्ने का भाव डिक्लेयर करते हैं, तो गन्ने की फसल पर भी हमने 3 बार 10-10 रुपये बढ़ा कर दिए हैं और 400 क्विंटल तक होता है तो 12,000 रुपये प्रति एकड़ आमदनी हमने गन्ने के किसान की बढ़ा दी है। उसका परिणाम भी हमें ज़मीन पर दिखाई देता है कि गन्ने का एरिया जब मैं आया तो 90,000 हेक्टेयर था, अब 2 लाख हेक्टेयर हो गया, उत्पादन भी डबल हो गया। किसान इसलिए उधर बढ़े कि उनको लगा इसमें से आमदनी है। तो ये जो बढ़ोतरी, एक बढ़ोतरी का प्रकार हुआ एमएसपी के माध्यम से। दूसरा, जैसे मैंने कहा, एमएसपी पर खरीद, इसको सुनिश्चित करना, डिस्ट्रेस सेल नहीं हो, ये दूसरा काम उसमें से किया कि ये बढ़ते चले जाएं। तीसरा हमने काम किया है अलाइड सेक्टर की तरफ ज़्यादा बढ़ना। मैं जब मंत्री बना तो मेरा मछली उत्पादन का विभाग इतना छोटा सा था कि केवल 5 करोड़ का विभाग था। 5 करोड़ तो एक मंत्री को वैसे बांटने के लिए मिलते हैं, कहने के लिए विभाग था। अब उनको बढ़ाते बढ़ाते हम 150 करोड़ पर पहुँचे हैं।
78 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं। मत्स्य उत्पादन, झींगा उत्पादन प्रदेश में बढ़ाना। फिर हम चले डेयरी सेक्टर को आगे बढ़ाना कि किसान साथ साथ पशुपालन करें। और मुझे इस बात की खुशी है, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊं, जब मैं मंत्री बना तो हमारा प्रतिदिन का दूध उत्पादन 2 करोड़ 25 लाख लीटर था जी। अभी 2 करोड़ 70 लाख लीटर है। हम तो एक छोटे से 90 लाख एकड़ खेत के स्वामी हैं। हमारा छोटा सा एक खेत है, उस पर हम वो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि भारत में हम प्रति पशु, प्रति व्यक्ति दूध में आगे रहेंगे। और अभी हम थोड़े से पंजाब से पीछे हैं। थोड़ा सा पंजाब हमसे बड़ा भी है एरिया में, लेकिन पंजाब से तो कंपटीशन हमने मान ही रखा है। उनका 1015 है, मेरा 950 है जी। तो ये जो 25 ग्राम वाला जो गैप है जी, मैं लगा हूँ कि किस तरह से तेज़ी के साथ हम इसको पार करें। मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे आने के बाद हमने देसी पशुओं को भी बहुत आगे बढ़ाया है। और A2 दूध, उनका दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जो देसी गाय का दूध है वो डायबिटिक के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए, वो सफोला का एक विज्ञापन आता है, आपने भी देखा होगा कि अपने पति के दिल को बचाना है तो सफोला जो है खिलाइए। मैं यहाँ GTV के इस कार्यक्रम में आपको एग्री कॉन्क्लेव में गारंटी देता हूँ, अगर पति के दिल को अच्छा रखना है तो देसी गाय का घी खिलाइए, A2 घी खिलाइए, क्योंकि वो शरीर के टेम्परेचर के लेवल पर पिघलता है और किसी भी प्रकार का मोटापा जो है वो आने नहीं देता है जी। वो अच्छा रहता है। और मैं पतियों को भी एक सलाह देता हूँ, जिन्होंने भी अपनी पत्नियों को स्लिम ट्रिम रखना है हीरोइन की तरह से, वो भी हमारा A2 घी दूध खिलाएं तो वो भी उसी तरह से उनकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। मेरा एक बिल्कुल साफ साफ कहना है, और आप ये बता सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार, अगर आपको सुंदरता चाहिए और आपको स्लिम ट्रिम सेहत चाहिए तो गाय का, अगर पहलवानी करनी है, आपको हांगा चाहिए, हरियाणी में जिसको कहते हैं हरियाणवी हांगे का, तो भैंस का जी। तो हमारे पहलवानों के लिए जो जीत कर मेडल वेडल लाते हैं, चाहे वो भैंस का इस्तेमाल करते हैं कि उसमें बल बहुत ज़्यादा है और उस बल के लिए उनको मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन आपको अगर अच्छे एंकर चाहिए आपके यहाँ, तो मेरे यहाँ कुरुक्षेत्र में A2 दूध उपलब्ध है, मैं उपलब्ध करा सकता हूँ। हमारा जो पानी है, जो इस्तेमाल है और जो हमारे पास अवेलेबल है, उसमें 40 लाख एकड़ फुट का हर साल घाटा है। 2 करोड़ एकड़ फुट पानी हम हर साल यूज करते हैं, इसमें 1 करोड़ एकड़ फुट हमारे पास सरफेस वाटर है और 1 करोड़ एकड़ फुट हम जमीन से निकालते हैं। जो हमारी बारिश होती है वो 1 करोड़ 20 लाख एकड़ फुट होती है, उसमें से रिचार्ज केवल 60 लाख एकड़ फुट होता है जी। तो जो 40 लाख एकड़ फुट का गैप है वो हमारा हर साल का घाटा बढ़ जाता है। पंजाब हमारा 19 लाख एकड़ फुट पानी नहीं दे रहा है। SYL का पानी हमको मिल जाएगा तो 19 लाख एकड़ फुट पानी हमको मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले पंजाब के कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री गए हैं, अगर उनकी थोड़ी, हरियाणा उनका छोटा भरा है जी, वर्षों से जिस मामले को लटकाए हुए हैं जी, वो उस नाते से सर्वोच्च न्यायालय ने भी हमारे पक्ष में निर्णय दिया है जी, उसको इम्प्लीमेंट करें तो थोड़ा उसमें से, मैं पूरा नहीं उभरूंगा, 40 में से 19 मेरा आ जाएगा तो मेरा घाटा 21 का रहेगा जी। और हरियाणा एक डार्क जोन में बदलता जा रहा है, इसलिए बेस्ट वाटर मैनेजमेंट की हमारी ज़रूरत हो गई है। हम उसके लिए कई सारे काम कर रहे हैं इस चुनौती से निपटने के लिए जी। मैंने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, 14 अभी प्रारंभ हो गए हमारे, जिसमें हम माइक्रो इरिगेशन से सिंचाई कर रहे हैं जी। नहर से पानी लाते हैं, सोलर सिस्टम लगाते हैं, हर खेत तक पहुंचाते हैं और वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। 500 एकड़ का, 250 एकड़ का, 300 एकड़ का, क्योंकि किसान को या तो बारी आती है रात में नहर की, तब लठ लेके खड़ा होना पड़ता है पानी देने के लिए। बिजली भी हम रात में दे पाते हैं क्योंकि सस्ती मिलती है, तो वो भी तब भी उसको रात को पानी देने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट बने हैं ये सब दिन में 14 घंटे दिन के, एक एक घंटा शाम का जोड़ के 14 घंटे दिन के और 300 दिन पानी देने वाले हैं। इसमें किसान को ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक लड़का हम वहाँ पर छोड़ रहे हैं वाटर मैनेजमेंट के लिए, उसको केवल SMS या फ़ोन करना है कि मेरे खेत में पानी छोड़ दो। 4 सिस्टम हैं, ड्रिप इरीगेशन है, माइक्रो फुहारा है, बड़ा फुहारा है और रेन गन है, जो पूरे एकड़ में एक साथ ऐसे पानी पूरे में फैलाती है।
और शाम को जाकर अपनी पत्नी के साथ चेक करके आना है कि मेरे खेत में पानी ठीक से लग गया है नहीं लग गया है। घूमते घुमाते हुए ये पूरी बदल हो रही है। अब इस प्रोजेक्ट को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, 140 प्रोजेक्ट जो है और लेके आ रहे हैं हर ब्लॉक लेवल पे, और हम किसानों को भी कह रहे हैं कि वो भी इस पर पहल करें। सोलर सिस्टम की सब्सिडी डार्क जोन के जो हमारे ब्लॉक हैं, अभी 36 ब्लॉक पर हम काम कर रहे हैं, वह 90% तक हमने देना प्रारंभ किया है। आपने पानी की बात की, पंजाब से पानी की लड़ाई की बात की, लेकिन पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि पानी तो है ही नहीं उनके पास, तो पानी देने कहाँ से देंगे पानी? बिल्कुल, देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी तो पाकिस्तान जा रहा है, और पाकिस्तान पानी जाने देना और अपने छोटे भरा को नहीं देना, ये तो बड़ी अतिरंजना है जी। इसलिए पंजाब को सोचते हुए उस पानी को रोककर कैसे वो हमको दे सकते हैं, और इसमें भी हिस्सेदारी का पानी है, बंटवारे का पानी है, उनको भी अपनी स्टेट को माइक्रो इरिगेशन पर ले जाना चाहिए। उनके पास भी पानी सरप्लस होगा, मैं भी माइक्रो इरिगेशन पर ले जा रहा हूँ। मुझे भी पानी का घाटा तभी पूरा कर पाऊंगा जब इसको माइक्रो इरिगेशन पर ले जाऊंगा। तो उन्होंने इसके लिए मोटा पैसा खर्चना चाहिए। हम इस पर पैसा रावी के पानी की आप बात कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान जा रहा है। उन्होंने पत्र भी लिखा, मुख्यमंत्री हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जी, उन्होंने पत्र लिखा था पंजाब के मुख्यमंत्री को। जवाब में उन्होंने लिखा कि आप केंद्र सरकार से बात कीजिए, केंद्र सरकार अगर मदद करेगी तो ये काम जल्दी हो सकता है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार में खुद नितिन गडकरी जी, हमने बहुत अच्छा एग्री लीडरशिप समिट करना शुरू किया है। आपने भी उसकी बहुत अच्छी रिपोर्टिंग दिखाई है। 3 सबमिट हुए हैं। इस बार का जो हमारा रोहतक में सबमिट था, उसमें नितिन गडकरी जी ने खुद कहा कि जो पाकिस्तान पानी जा रहा है उसको हम रोकना चाहते हैं। केंद्र, वो भारत के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हैं, इसके लिए योजना बना रहे हैं। निश्चित रूप से उसके लिए भी कोई भी पैसा खर्च किया जाए, जल संसाधन बहुत अमूल्य है, बहुत महत्वपूर्ण है, और उस नाते से उसको बचाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वो पानी मिले, और ये भी कोई बड़ा पानी नहीं है साहब। पंजाब के लिए 19 लाख एकड़ फुट कोई बड़ा पानी नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल इशू ज्यादा। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं अगर क्राइसिस हो, क्राइसिस के वक्त जो है उन्होंने राजस्थान को भी पानी दिया, अगर ऐसा कोई क्राइसिस आता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, हरियाणा को भी देना पड़े। नहीं, हम तो क्राइसिस में है। मेरा हरियाणा डार्क जोन में बदलता जा रहा है। हमने दिल्ली को उसके बंटवारे से ज्यादा पानी देना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली बड़ी राजधानी है। हम अपने हिस्से में से दिल्ली को पानी दे रहे हैं। तो केजरीवाल जी, आप तो कुछ करते नहीं है और जाके रोजाना सर्वोच्च न्यायालय में खड़े हो जाते हैं, और उस नाते से हमको जो है उनके सारे टैंक भर के रखने पड़ते हैं जी। केवल राजनीति के लिए बयानबाजी करके जाते हैं, पंजाब इधर उधर आके। जो बात है केंद्र सरकार मदद करेगी, लेकिन क्या दोनों राज्यों को केंद्र सरकार से बात नहीं करनी चाहिए? अगर रावी के पानी को रोकने की बात है तो केंद्र सरकार के पास दोनों राज्य की सरकारें जो हैं वो पहल करें और बात करें। इस बारे में इकट्ठे का बात करने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे आपने कहा, मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा, इनका भी उत्तर जवाब बहुत ही मधुर भाषा में, कैप्टन साहब का पत्र भी मैंने पढ़ा, बहुत अच्छी भाषा में उन्होंने लिखा है कि मिलकर इस पर काम करें। लेकिन उस काम करने में एक छोटी सी बात जो हमको हमेशा अटकती खटकती है, एक छोटा सा हिस्सा हमारा भी है 19 लाख एकड़ फीट का जी, वो भी साथ साथ जारी कर दें भाई छोटे राज्य के लिए, तो हम डार्क जोन में जाने से बच जाएंगे। तपिन, आप सवाल लीजिए किसान। ਧਨਖੜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 4 ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋर्ट ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ? मैं किसान मोर्चा के नेता के नाते महामंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ऐसे सब पदों पर 10 साल मैंने किसान मोर्चा में काम किया, और इस मुद्दे को बहुत जोरदार तरीके से मैंने उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि उस स्वामीनाथन कमीशन के अधिकांश चीज़ों को अपने समय में इम्प्लीमेंट करने का हमको मौका मिला। पहली बात मैं आपको बता चुका हूँ, स्वामीनाथन साहब की सिफारिश थी 10,000 रुपये कंपनसेशन दो, हमने 12 किया। स्वामीनाथन साहब की सिफारिश थी डाइवर्सिफिकेशन करो, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है कैसे मैं खाद्यान्न के कटोरे से फल, सब्जी, दूध, मछली के कटोरे में बदलना चाह रहा हूँ। स्वामीनाथन साहब की सिफारिश थी फसल बीमा लेकर आओ, हम फसल बीमा अपनी सरकार के समय लेकर आए। उस वादे को भी पूरा करेंगे जो स्वामीनाथन साहब ने कहा था, लागत पर 50% मुनाफा, तो वो भी सबसे मेन सिफारिश भी इम्प्लीमेंट होगी। उनकी सभी आर्थिक सिफारिशों को मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं। Sandeep, so what will be the next steps of Haryana government towards the youth of Haryana so that they can pursue in agriculture sector to reduce the economic burden of farmers? बहुत सारे ऐसे नौजवान यूथ अच्छे पढ़े लिखे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं एग्रीकल्चर की तरफ,
लेकिन सबसे पहले मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, आपने मुझे बहुत सुंदर बात कहने का अवसर दिया है। परंपरागत खेती में आप बहुत आमदनी नहीं ले जा सकते, आपको उसमें कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप जोड़नी पड़ेगी, उद्यमशीलता। अगर आप उसमें उद्यमशीलता कुछ अपनी जोड़ते हैं तो आप निश्चित रूप से आप बाकी क्षेत्रों की तरह इसमें अधिक आमदनी ले सकते हैं। हमको एग्रीकल्चर को भी सर्विस सेक्टर से जोड़ना चाहिए, इस सर्विस का फायदा लेते हुए, क्योंकि इसके बिना काम तो चलेगा नहीं, ये बेसिक है, खाना पीना सबको सब चाहिए। इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मैं कैसे एग्रीकल्चर को एग्री सर्विस में बदल दूं तो मैं एक बड़ी आमदनी वहां से ले सकता हूं। इसलिए नौजवानों की मुझे बहुत ज़रूरत है कि वो ऐसे स्टार्टअप शुरू करें। जी, एक आखिरी सवाल है। ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਕੱਟ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇ। SYL ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ रहेगी। देखिए, मैं दिल्ली के बंटवारे के हिस्से के पानी से ज़्यादा देता हूँ, पंजाब मेरे बंटवारे के हिस्से के पानी को रोके हुए है। मैं पंजाब से ज़्यादा नहीं मांग रहा। दिल्ली का जो बंटवारा है, दिल्ली को 700 क्यूसेस मुझे पानी देना है, मैं 1000 क्यूसेस पानी देता हूं, 300 क्यूसेस पानी रोजाना चला रहा हूं। आप मेरा हिस्सा नहीं दे रहे पंजाब, ये गड़बड़ है, इस बात की मुझे दर्द और तकलीफ है। आप मेरा हिस्सा दीजिए, आप तो बड़ी स्टेट है, हमारे बड़े भरा है। धनखड़ जी, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे सवालों का और किसानों के सवालों का और छात्रों के सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश, हमारी पहल यही है कि किसानों से जुड़े आपकी पहल के लिए आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अगले साल से मैं सोचूंगा कि मीडिया में ऐसी पहल करने वालों के लिए कोई ऐसा रतन, जैसे मैंने एग्रीकल्चर के भिन्न भिन्न रतन अवार्ड शुरू किए हैं, ये पुष्प रतन है, ये मछली रतन है, ये दूध रतन है, आपके लिए भी कोई रतन खोजूंगा। आपकी बहुत अच्छी पहल है, आप भी इसमें रतन हो, पहले एग्री एनक्लेव करने वाले हो, एग्रीकल्चर के मुद्दे को एक बड़े प्लेटफार्म पर आपने उठाया है। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, चैनल को, आपको, दिनेश जी आपको भी, और यहाँ सब शामिल हुए जिन्होंने बहुत अच्छे सवाल उठाए, उन सबको भी मैं सबका अभिवादन वंदन करता हूँ। आज के इस शो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ओके। और जिस तरीके से लगातार हम जितने भी किसान हैं नई तकनीक और नई सोच को किसानी के साथ जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, उन तमाम किसानों को हम सम्मानित कर रहे हैं और फैसिलिटेशन को, कार्यक्रम को आगे हम बढ़ाना चाहेंगे। और सबसे पहले हम हिसार के किसान की बात करेंगे। उनका नाम मुकेश सोनी है, जिन्होंने ड्रिप इरिगेशन को अपनाकर बंजर ज़मीन से सोना उगाने का काम किया है। और मुकेश की सफलता का क्या कुछ राज है, एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। बालू रेत के दूर दूर तक नजर आते टीले, ऐसी जगह जहां खेती करना तो दूर की बात, उसके बारे में सोचा भी नहीं जाता। लेकिन किसान मुकेश सोनी ने इसकी परवाह किए बिना 60 एकड़ बंजर जमीन पर एलोवेरा की खेती शुरू की। पानी देने के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अपनाया। खेती के दौरान मुकेश को कई बार घाटा भी हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और खेती जारी रखी। मुकेश सोनी आज किसानों के लिए एक नजीर बन गए हैं। रोहतक में हुए तीसरे एग्री लीडरशिप समिट में उन्हें औषधीय फसल रत्न से नवाजा गया। मेरे को एक जुनून था कि मैंने कुछ अलग करके दिखाना था, तो इसलिए मैंने ये देखा कि एक धरती माँ ही ऐसी है जिससे हम हर चीज पैदा कर सकते हैं। थोड़ा जो आजकल की सिस्टम है, जैसे सूक्ष्म सिंचाई है, पानी का कम यूज करके ज्यादा फसल को बढ़ावा दिया जाए, तो इस जमीन से ऐसा है कि कुछ भी आदमी पैदा कर सकता है। उसके लिए एक जुनून और एक हिम्मत और एक लगन की बात। मुकेश आज न सिर्फ एलोवेरा बल्कि बागवानी की ओर बढ़ रहे हैं। मुकेश उन सब किसानों के लिए एक प्रेरणादायक हैं जो टीले वाली जमीन या फिर पानी की कमी के चलते खेती से दूर हट रहे हैं। उनकी इस लगन और प्रेरणा के लिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल उन्हें सम्मानित करता है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुकेश सोनी जी का। और मैं चाहूँगी कि ओपी धनखड़ जी और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा उनका अभिनंदन करें, सम्मान करें। और अब बात करते हैं फतेहाबाद के गांव मामूपुर के किसान गुरदयाल सिंह की, जो धान और गेहूं के अवशेष जलाने वाले किसानों के लिए नज़ीर बन गए हैं। क्या कुछ तकनीक इन्होंने अपनाई है, क्या कुछ सोच इनकी रही है, एक खास रिपोर्ट देखते हैं।
धान और गेहूं के अवशेष जलाने वाले किसानों को आज फतेहाबाद के गांव मामूपुर के किसान गुरदयाल सिंह से सीखने की जरूरत है। किसान गुरदयाल सिंह ने अपनी नई तकनीक के जरिए उन किसानों को जवाब दिया है जो वर्षों से धान और गेहूं के अवशेष ये कहकर जला रहे हैं कि इसका जलाने के सिवाय कोई हल नहीं है। गुरदयाल सिंह ने पर्यावरण को बचाने के लिए अपने खेत में पिछले 15 सालों से धान और गेहूं के अवशेष नहीं जलाए, बल्कि अवशेषों को कृषि यंत्रों की मदद से जमीन में ही दबाकर उसको खाद के रूप में इस्तेमाल किया और फसल की पैदावार बढ़ाई। मैं तो सारे किसान भरावां नूं कहना वा भी अग लाउणी बहुत माड़ी गल आ और इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुंदा है। और मैं पिछले सीजन दे विच आपदे पिंड दे विचों तकरीबन 60% किसान जिहड़े आपदे नाल जोड़े और 60% 70% लोगों ने अग नहीं लाई। उन्होंने भी मेरे वाला फार्मूला अपनाया और सारे खुश ने, सारिਆਂ दी फसल वधिया हुई है। गुरदयाल सिंह की इस सोच को सम्मान मिल चुका है। जिला प्रशासन ने गणतंत्र दिवस पर तो सरकार ने रोहतक में आयोजित किसान मेले में गुरदयाल सिंह को 21,000 की राशि देकर सम्मानित किया था। किसानों के लिए प्रेरणा बने गुरदयाल सिंह को आज जी पंजाब हरियाणा हिमाचल भी सम्मानित करता है। और अब मंच पे गुरदयाल सिंह जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने एक अलग सोच को आगे बढ़ाया है और इस सोच को जी पंजाब हरियाणा हिमाचल सम्मानित करना चाहता है। और मैं चाहूंगी कि ओपी धनखड़ जी ये सम्मान उन्हें सौंपे और जोरदार तालियां प्लीज गुरदयाल सिंह जी के लिए, उनकी सोच के लिए। शुक्रिया गुरदयाल सिंह जी। और अब बात करते हैं अगले किसान की और सिरसा के ये किसान है अजय कंबोज, जिन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर फूलों की खेती के नए आयाम पेश किए हैं। क्या कुछ सफर इनका रहा है, एक नजर डालते हैं। मिलिए सिरसा के किसान अजय कंबोज से, जिन्होंने खेती को फायदे का सौदा बनाकर एक नई मिसाल पेश की। परंपरागत खेती को छोड़कर फूलों की खेती शुरू की और फिर गांव में अपनी एक नई पहचान बनाई। अजय कंबोज पिछले 5 सालों से फूलों की खेती कर रहे हैं। 3 महीने की बिजाई में अजय कंबोज लाखों रुपए कमा लेते हैं। अजय ने परंपरागत खेती त्यागने के बाद फूलों की खेती से 5 गुना तक अपनी आमदनी बढ़ा ली है। अजय की सालाना प्रति एकड़ 10 लाख रुपए की आमदनी है। फूलों की खेती में काफ़ी अच्छी इनकम कमा रहा हूं, तो मैं दूसरे किसानों को भी ये कहना चाहता हूं कि फूलों की खेती कम अवधि में और बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है इसमें। तो इसमें लगभग 3 महीने में अपने पास इनकम अपनी जेब में आ जाती है और किसी भी आड़ती या किसी के सामने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सीधा मार्केट में अपने फूल लेके जाओ और इनकम अपनी जो पैसे अपनी जेब में आ जाते हैं। अजय के खेतों के फूलों से अब दिल्ली और पंजाब की शादियों में मंडप सजते हैं। सही मायने में देखा जाए तो परंपरागत खेती करने वाले किसानों के लिए अजय प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। यही वजह है कि आज उन्हें इस मंच से सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों से प्लीज अजय का स्वागत कीजिए। 3 महीनों की बिजाई में अजय कंबोज ने लाखों रुपए और एक अच्छी आमदनी फूलों की खेती से अपनाई है। और अगले अवार्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। बात करेंगे भिवानी के किसान विजेंद्र की, जिन्होंने परंपरागत खेती की जगह सब्जियों की खेती को अपनाकर एक अलग पहचान बनाई है। इनके एक सफर पर नजर डालते हैं। भिवानी के किसान विजेंद्र ने मिट्टी और पानी की तासीर को समझते हुए परंपरागत खेती की बजाय सब्जियां उगाने को प्राथमिकता दी। जीरो बजट और देसी खाद से सब्जियों को उगाते हैं। उनकी मेहनत और दिखाए रास्ते से भिवानी का गांव माड़ी हरिया पिरानो सब्जियों का हब बन गया है। यहां घिया, तोरी, तरबूज, ककड़ी जैसी मौसमी सब्जियां उगाकर किसान मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। हमने 2 एकड़ जमीन में खेती की है। इसमें तोरू, घिया, काकड़ी और पेठा और तरबूज लगाए। इनमें बढ़िया पैदा है, देसी खाद से पैदा की हुई है,
बढ़िया तरीकत करे न तो बढ़िया, बहुत बढ़िया जमींदार खातर है। लोग कहते हैं कि विजेंद्र के खेतों की सब्जियों में ज्यादा स्वाद है, क्योंकि विजेंद्र खेतों में रासायनिक खाद न डालकर ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक खेती से किसानों को पहला डर रहता है कि उनकी पैदावार कम होगी, लेकिन विजेंद्र ने इस मिथक को तोड़ा है। उनकी इस मेहनत और कोशिश के लिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल उन्हें सम्मानित कर रहा है। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जिन्होंने सब्जियों की खेती को अपनाकर एक अलग पहचान कायम की है। जीरो बजट और देसी खाद से ये सब्जियों को उगाते हैं और इनकी मेहनत की वजह से भिवानी का गांव मांढी हरिया पिरानू सब्जियों का हब बन गया है। जोरदार तालियां किसान विजेंद्र के लिए। जिस तरीके से लगातार हम सम्मानित कर रहे हैं अपने तमाम किसानों को, इसके साथ साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो लगातार किसानों को जागरूक करते हैं। सबसे पहले मैं प्रोफेसर केपी सिंह CCS हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से मंच पर उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी और चाहूँगी कि हमारे आज के मुख्य अतिथि उन्हें सम्मानित करें। प्लीज़ प्रोफेसर केपी सिंह जी मंच पर आएँ और ये सम्मान ओपी धनखड़ जी और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक उनसे वो सम्मान लें। एक बार जोरदार तालियां हमारे स्पेशल एक्सपर्ट्स के लिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद अगले सेशन में हम इनसे किसानी के बारे में चर्चा भी करने वाले हैं। और अगले एक्सपर्ट को मैं बुलाना चाहूँगी प्रोफेसर अशोक कुमार सरियाल, वाइस चांसलर चौधरी सरवन कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश पालमपुर। प्लीज़ मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। इसके अलावा KS थिंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। KS थिंद जी एडिशनल डायरेक्टर रिसर्च पंजाब, प्लीज़ वो भी मंच पर आएँ। एक बार जोरदार तालियां हमारे तमाम एक्सपर्ट्स के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। और अब हम अपने कुछ स्पॉन्सर्स हैं जिनको धन्यवाद करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आशीष सहगल CEO सेल्स जी मीडिया कॉरपोरेशन प्लीज़ वो मंच पर आएँ। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी मोडेस्टो क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड से मिस्टर राम अवतार गर्ग जी को, प्लीज़ वो मंच पर आएँ। मोडेस्टो क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड, नाम है विश्वास का। जोरदार तालियों से प्लीज़ हमारे स्पॉन्सर्स का स्वागत कीजिए। इस कार्यक्रम को खास बनाने में उन्होंने अहम योगदान दिया है। इसके अलावा मैं बुलाना चाहूँगी दिव्या उपचार से आचार्य मनीष ग्रोवर जी को, मिस्टर आचार्य मनीष ग्रोवर जी, प्लीज़ वो भी मंच पर आएँ। एक बार जोरदार तालियां आचार्य मनीष ग्रोवर जी के लिए। और अगले मैं बुलाना चाहूँगी ओरिएंटल क्रॉप केयर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड से हरदीप सिंह संधू जी को, एक्सपर्ट इन क्रॉप केयर, प्लीज़ वो भी मंच पर आएँ। तालियां जो हैं लगातार चलती रहनी चाहिए। हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को बेहद खास बनाया है। हरदीप सिंह संधू जी। और अब मैं चाहूँगी कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक और हमारे CEO प्लीज़ हमारे चीफ गेस्ट ओपी धनखड़ जी को फेलिसिटेट करें। अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। एक बार जोरदार तालियां हमारे एक्सपर्ट्स के लिए कि वो यहाँ पर आए। ओपी धनखड़ जी के लिए वो यहाँ पर आए और तमाम बातें उनकी तरफ से साझा की गई। अपना कीमती वक्त निकालकर उन्होंने इस कॉन्क्लेव को और ख़ास बना दिया। और इसके साथ साथ तमाम स्टाफ मेंबर्स का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जो यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। एक बार जोरदार तालियां ओपी धनखड़ जी के लिए। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। सियासतदानों की बातें आपने सुनी है, लेकिन कृषि एक्सपर्ट्स किसानों की खुशहाली को किस तरीके से देखते हैं और क्या सही मायनों में किसानों के अच्छे दिन इस देश में आ सकते हैं, इन्हीं तमाम सवालों के लिए हमारे साथ हमारे दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए RS सिद्धू जी का, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, और प्रोफेसर KP सिंह CCS हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, और मेरे सहयोगी गुरप्रीत सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। सवालों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन इससे पहले सर मैं आप दोनों से एक छोटा छोटा रिएक्शन लेना चाहूँगी। आज जिस तरीके से सेशन हुए हैं, तमाम टेक्निक्स और सोच को लेकर बातचीत हुई है, आप इन सेशंस को किस तरीके से देखते हैं और किसानों के लिए ये सेशन या आज की जो भी चर्चा हुई है कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? सर आपसे शुरुआत करेंगे।
ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਨਕਲੇਵ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜੋ ਧਨਕਰ ਸਾਹਿਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਖੁਦ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਰਡ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਗੈਸਟ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਹਾਈ ਸੀਟਸ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ वास्ते। जी सर, ये जो जी का कॉन्क्लेव है ये बहुत महत्वपूर्ण है और सुबह से ही हम लोगों ने तीनों अतिथियों को सुना। शुरू में आचार्य देवव्रत जी को, फिर जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, और फिर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को, और आखिर में हमने हरियाणा के कृषि एवं पंचायत राज मंत्री श्री ओपी धनखड़ जी को। निश्चित रूप से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और उनकी रूपरेखा प्रस्तुत की, क्या क्या सरकार कर रही है और क्या क्या सरकार की प्रायोरिटीज़ हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने वाटर क्राइसिस पे ज़्यादा बात हुई, पानी की समस्या है, और उसको लेकर जब हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। धान 1 किलोग्राम, आपको ज़्यादा नॉलेज होगी इसके बारे में, आई थिंक 1 किलोग्राम धान पैदा करने में 5500 से 6000 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो पानी का हम बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जब बात आती है तो क्या हमारे पास जो बुनियादी इंफ्रा है वो इजाजत देता है किसान को कि वो डाइवर्सिफाई कर सके अपनी क्रॉप को। मैं ये कहांगा कि जो असीं ਝੋਨਾ पंजाब की क्रॉप नहीं सी कदे भी, जो ये लेट 60 या अर्ली 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਪੈਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੂਰਲ ਰੋਡਸ ਹੋਣ, ਰੂਰਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੋਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੱਕੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਨ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, उन्ना तरीक तक डिवर्सिफिकेशन की संभावना घट जाएगी। अब बात आती है सब्सिडाइज करने की, तो हम तो जीएसटी लगा देते हैं कीटनाशक दवाओं पे भी। तो आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों को लेकर हमें ये जो सब्सिडीज़ हैं, हालांकि कॉरपोरेट शोर मचाता है और मार्केट शोर मचाती है, किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सब्सिडी की ज़रूरत है और किसानों को अभी और सब्सिडी चाहिए? जहाँ तक सब्सिडी का मसला है, क्योंकि जिस क्राइसिस से जो चाहे पंजाब हो या हरियाणा या इंडिया लेवल पर किसान जोड़ा वो जूझ रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, क्योंकि छोटे किसान हैं, 84% तो जो 5 एकड़ से कम है तो वो तो जूझ रहा है, तो नेचुरली उसका भी परिवार है, उसका भी एक लाइवलीहुड, उसे मेंटेन करने के लिए सब्सिडीज़ का जो प्रावधान है वो तो है ही है। तो मेरे ख्याल से सब्सिडी की ज़रूरत तो इंडिया की बात कर लीजिए,
चाहे आप पंजाब की बात कर लीजिए, चाहे हरियाणा की बात कर लीजिए, तो उनके लिए सब्सिडी की ज़रूरत तो रहेगी रहेगी। किस चीज़ पे सब्सिडी देना है ये सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि जो यूरिया और खाद की सब्सिडी है, इसने हमारे देश की सॉइल हेल्थ को ख़त्म कर दिया। हमारा ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल में बचा ही नहीं है और सारी की सारी ज़मीनें बिल्कुल एक बंजर होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है प्रोडक्शन, और वो डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लोगों ने लिमिट ही तोड़ दी है। तो किस चीज़ पे सब्सिडी देना है ये किसान, क्योंकि किसान तो क्या कोई भी आदमी हो जो तात्कालिक लाभ होगा उसको एकदम से दिखता है इस बात में फ़ायदा, तो एडॉप्ट कर लेता है, धीरे धीरे उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है। तो किस चीज़ पे सब्सिडी देना, किस चीज़ को आसानी करना, ये करने की कोशिश है। नई जो टेक्नोलॉजी है, विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, नई टेक्नोलॉजी पे सरकारों को विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी चर्चा को यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे और धन्यवाद करना चाहेंगे अपने एक्सपर्ट्स का, जिन्होंने तमाम जो बातें हैं वो साझा की है हमारे साथ। और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की यही कोशिश रही है कि तमाम बातों को ना सिर्फ हम साझा करें, चर्चा करें, लेकिन उनके लिए समाधान भी ज़रूर निकाल कर हम लेकर आएँ। इसी के साथ इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।